हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज ये वीडियो है खासकर विद्यार्थियों के लिए। आज का हमारा टॉपिक है एकाग्रता का रहस्य। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोग को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि एकाग्रता, हम कोई भी काम जब एकाग्रता एक चित्त से हम करते हैं तो उसमें हमको ज़रूर सफलता मिलती है। और खासकर आजकल की परिस्थितियों में एकाग्रता का होना बहुत ही मायने, बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। अगर आपके अंदर एकाग्रता नहीं है या इसकी कमी होगी तो आप देखेंगे कि आपका चित्त भी अशांत है, और साथ ही साथ आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपको वो सफलता नहीं मिल पाएगी। सफलता डेफिनेटली मिलेगी क्योंकि आप संघर्ष कर रहे हैं, पर एकाग्र चित्त से हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमारा मन भी लगता है और हमको उसमें सफलता भी मिलती है। तो आज के परिवेश में विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एकाग्रता की। आज जो कमी है विद्यार्थी वर्ग में मैं देखता हूँ वो है एकाग्रता की कमी, और इसी एकाग्रता के रहस्य को मैं आपको आज बताना चाहूँगा। और साथ ही साथ मैं ये निवेदन भी करना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि आप अगर इसको फॉलो करते हैं, ये मेरा सजेशन है, तो डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को फॉलो सुन लेंगे, सिर्फ श्रवण मनन करने से नहीं होगा। अगर आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको इसका बेटर रिजल्ट मिलेगा और आप इसको खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ओके, तो चालू करते हैं आज हम। एकाग्रता में ही सफलता का सारा रहस्य निहित है। अगर आपको मैं सीधी तौर पर अगर समझाऊं कि एकाग्रता मतलब क्या, शांत एक चित्त मन आपका, ठीक है, जहाँ पे आपका वन पॉइंटेड फोकस रहता है, इसे हम एकाग्रता के एक छोटे से डेफिनेशन में मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ। साथ ही साथ आप इस बात को समझ लेने वाले सचमुच ही बुद्धिमान, अगर आप इस बात को आप समझ जाते हैं तो एकाग्रता को केवल योगियों के लिए आवश्यक समझना एक बड़ी भूल है। एकाग्रता प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, भले ही वह किसी भी कार्य में क्यों ना लगा हो। देखने में आता है कि नाइयों, स्वर्णकार या जुलाहो या लोहाकार जो होते हैं, है ना, तो उनमें सहज रूप से ही एकाग्रता विकसित हो जाती है। हथौड़ा चलाते समय अगर लोहार का यदि जरा से भी चूक हो जाए तो संभव है कि वह अपना हाथ को ही कुचल डाले। नाई का उस तरह यदि गलती से फिसल जाए तो त्वचा में घाव हो जाने की आशंका है। यदि बढ़ई की जो पकड़ होती है अगर वो ढीली पड़ जाए तो बिल्कुल ये हो सकता है कि वह अपने अंगूठे से ही हाथ धो बैठे। इसी प्रकार सुनार का कार्य भी निसंदेह अत्यंत जटिल होता है, तभी वह अच्छी गुणवत्ता वाले काम कर सकते हैं। एकाग्र चित्त से आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको देखिए रिजल्ट अपने आप ही मिलेगा। ओके, साथ ही साथ परंतु इनमें से कोई भी व्याख्यान आप सुनकर या पुस्तकों की सहायता से एकाग्रता का अभ्यास नहीं कर सकते। आपने पढ़ लिया, सुन लिया, जैसे श्रवण मनन कर लिया, और आपने सिर्फ सुन रहे हैं, आप उसको, आपको अच्छी लग रही हैं बातें, तो उसमें कुछ रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। उनके कार्यों के आवश्यकता के अनुसार उत्पन्न परिस्थिति ने ही उनमें एकाग्रता का विकास कर दिया है। जो भी मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिए हैं अभी, तो उनकी परिस्थिति ऐसी थी, उनका काम ही ऐसा था कि उनकी परिस्थिति में आकर के वे, उनमें एकाग्रता विकसित हो गई है नेचुरली ही। वे कौन सी परिस्थितियां हैं अब, ये कि उनके कार से जरा सी भी चूक उनके लिए एक भयानक दुर्घटना का कारण बन सकती है। उपरोक्त सभी कार्यों में जोखिम ही बना रहता है। इसी कारण उन्हें अपने मन को संयमित कर बड़ी सावधानी पूर्वक कार्य करना पड़ता है। इस प्रकार वे अपनी व्यावसायिक कार्य में एक प्रकार की एकाग्रता प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि ऐसे असंख्य उदाहरण बहुत हैं जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे एकाग्रता देखने को मिल जाती है। जैसे अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं आईटीआई में शिल्प विद्या,
सीख रहे किसी विद्यार्थी में यदि कोई लोहा आकार का लड़का है, तो वह अन्य लड़कों से की अपेक्षा शीघ्र ही इस कला में निपुण हो जाएगा। उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अन्य दूसरे पेशों में भी ऐसा ही होता है। यह बहुत ही कम देखा गया है कि कोई व्यक्ति किसी नए कार्य में शीघ्र दक्षता प्राप्त कर ले। इन निरीक्षण के आधार पर अगर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एकाग्रता निरंतर प्रयास के द्वारा ही प्राप्त की जाती है। अर्जुन के प्रश्न पर श्री कृष्ण जी ने भी यही उत्तर दिया था। आप अगर आप गीता पढ़ेंगे तो आपको मैं कुछ अभी ऐसे एग्जाम्पल देने वाला हूँ जिसमें से आप और अच्छा आसानी से समझ पाएंगे इस चीज़ को। अर्जुन ने भी यही प्रश्न किया था श्री कृष्ण भगवान जी से, तो श्री कृष्ण भगवान का यही उत्तर था कि अभ्यास से ही पूर्णता की उपलब्धि होती है। ओके। अब अर्जुन जी ने प्रश्न क्या किया था, वह था कि हे कृष्ण, यह मन अत्यंत चंचल और बलवान है, इसे नियंत्रण में रखना वायु को वश में करने के समान है। अब ऐसे मन को नियंत्रण में भला कैसे लाया जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण जी का उत्तर था, अर्जुन, जो तुम कह रहे हो वह सत्य है, इसे नियंत्रण में रखना सरल नहीं है। तथापि यह भी सत्य है कि ऐसा चंचल मन भी नियमित अभ्यास तथा वैराग्य, आप इस लाइन को नोट करेंगे कि अभ्यास तथा वैराग्य के द्वारा वश में लाया जा सकता है। अब अर्जुन का प्रश्न बिल्कुल स्वाभाविक है और भगवान श्री कृष्ण का उत्तर भी वैसा ही सरल था। मन को नियंत्रण में लाने की समस्या कोई नई बात नहीं है। यह समस्या भी उतनी ही प्राचीन है जितना कि मनुष्य स्वयं। भले ही आज की अनैतिक तथा असंयमित जीवनचर्या के फलस्वरूप इसमें कुछ वृद्धियां हो गई हैं, वस्तुतः अर्जुन एक बड़े ही साहसी तथा नीतिमान पुरुष थे। और यदि अर्जुन के समान व्यक्ति का मन भी चंचल तथा बेकाबू हो सकता है, तो फिर आज के हम सुखान्वेषी भोगासक्त है ना, भोगों में बहुत लिप्त हैं, तो ऐसे लोगों के मन की तो बात ही क्या करें। जिन लोगों ने अपने मन को नियंत्रित करने का संकल्प कर लिया है, उन्हें सर्वप्रथम मन की प्रकृति को स्पष्ट रूप से समझ लेना होगा। जिससे कि वे लोहा लेना चाहते हैं तो उसे वो पूर्ण कर पाए। मन बंदर के समान चंचल और मतवाले हाथी के समान शक्तिशाली है। इसे नियंत्रित करना अर्जुन के कथनानुसार वायु को पकड़ने के समान है। वायु पकड़ में आती है क्या? नहीं आती। दिखती है? नहीं दिखती है। ये इतना कठिन है पर असंभव नहीं है। कठिन जरूर है पर असंभव नहीं है। मन को संयमित करने के लिए वैसे ही निपुणता की आवश्यकता है जैसे कि बंदर को पकड़ने एवं हाथियों को प्रशिक्षित करने में लगती है। जब अर्जुन ने शिकायत की कि मन को नियंत्रण में लाना अत्यंत कठिन है, तब भगवान श्री कृष्ण ने यह कहकर उसे हंसी में नहीं उड़ा दिया कि हे अर्जुन, बड़े बड़े योद्धाओं को पछाड़ देने वाले तुम्हारे जैसे पराक्रमी के लिए अपने स्वयं के मन को वश में करना कौन सा कठिन कार्य है। तुम्हें तो यथेच्छा इसका उपयोग करने में समर्थ होना चाहिए भाई। परंतु इसके स्थान पर समस्या की गंभीरता को समझते हुए सहानुभूतिपूर्वक श्री कृष्ण जी बोले, अर्जुन, तुम जो कहते हो वह सत्य है कि मन अत्यंत चंचल है एवं इसे वश में करना भी बहुत कठिन है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने का कारण यह है कि वे अपने मन के स्वभाव को जानते हैं। वे मन के स्वभाव को असल में जानते हैं। इस पृथ्वी के प्रत्येक प्राणी तथा वस्तु का अपना एक विशिष्ट स्वभाव है, अपना अलग, सबका अपना अलग प्रभाव है। जैसे हवा का गुण है चलना, आग का है जलना, जल का धर्म है बहना, ठीक इसी प्रकार मन का भी स्वभाव है हर पल चारों तरफ दौड़ना, पागल के समान उछल कूद मचाना, सपने देखना, चिंता करना, हवाई किले बनाना, अपने कर्तव्य कर्म को छोड़कर अन्य बातों का विचार एवं चिंता करना, आदि आदि आदि। एक तो मन
स्वभाव से ही चंचल है और ऊपर से चंचलता से भरा परिवेश भी उसे उत्तेजित करता रहता है। आज के हम जिस परिवेश में हैं, यहाँ हड़बड़ी, धैर्यहीनता, इस चीज़ को आपको बहुत देखने को मिलेगा। आज की परिस्थिति, आज का परिवेश इस प्रकार से है, हम उसमें ढलते जा रहे हैं, जो कि स्वाभाविक है। अतः ऐसे परिस्थिति में मनुष्य उसके तालों पर नाचने के सिवाय और कर भी क्या सकता है। इसलिए जो लोग अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हैं, उन्हें अपने आप को उस उच्छृंखल वातावरण से अलग रखना चाहिए। इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि हमें शहर ही छोड़ देना चाहिए, बल्कि केवल इतना ही करना होगा कि हम अपने मन को उपरोक्त प्रकार से परिवेश में घुल मिल ना जाने दें। जो आज का परिवेश है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हमको अपने मन को ही नियंत्रण में रखना होगा। यह कैसे कर सकते हैं? अब यहाँ बात आती है 5 ज्ञानेंद्रियों की भूमिका यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी हैं? वो है आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। ये 5 मन के यंत्र हैं। जो ही आँख की जो रोशनी किसी आकर्षक वस्तु पर पड़ती है, त्यों ही मन उस पर कूद पड़ता है। ये इंद्री ही मन को विभिन्न दिशा में खींचती रहती है। अतः बुद्धि की सहायता से इंद्रियों को नियंत्रण में रखना आवश्यक है। तथा तात्पर्य यह भी है कि हम उसे ना देखें जिसे देखना उचित नहीं, उसे ना सुने जिसे सुनना उचित नहीं, उसे ना खाएं जिसे खाना उचित नहीं, वह ना करें जिसे करना उचित नहीं। इसी को संस्कृत में हम दम कहते हैं। इस 5 सेंस को कंट्रोल करना, हम इसे दम कहते हैं संस्कृत में। मन ज्ञानेंद्रियों की सहायता के बिना भी जहाँ खुशी हो जाना चाहते हैं आप, ऐसी परिस्थिति की बुद्धि की सहायता से ही मन को पुनः वापस ले आना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आपका मन जहाँ बिखरा है, हमारा मन 10 जगह बिखरा रहता है ना, कि ऑफिस में, हमारे काम की जगह में, हमारे घर में, और कहीं जाना हो, यात्रा में, कहीं भी XYZ कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए। आप एक समय में एक काम नहीं करते, आप 4 काम कर रहे हैं, है ना। तो ऐसी परिस्थिति में बुद्धि की सहायता से आपको मन को पुनः वापस ले आना चाहिए। मन को संयमित रखने की इस विधि को हम शम कहते हैं। संस्कृत में दम हम कहते हैं इन 5 सेंसेस को कंट्रोल करने को, और दम कहते हैं हम अपने मन को, जब वो हमारे जहाँ एनर्जी बिखरी हुई है, उसको वापस ले आते हैं बुद्धि की सहायता से, उसे हम शम कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे इतनी जानकारी आप लोग को मिलने के बाद अब प्रश्न उठ सकता है मन में कि इस मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता ही क्या है। इसका सही उत्तर जानना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे की फैक्टर यही है कि हम क्यों इसे कंट्रोल करें, हम क्यों अपने नियंत्रण में लाएं। इसका सही उत्तर ये है कि यदि किसी व्यक्ति का मन उसके स्वयं के नियंत्रण में है, तो इसके द्वारा महान उपलब्धियां संभव है। जबकि यदि वह उसके नियंत्रण में नहीं है, तो यहाँ तक कि साधारण से साधारण कार्य भी उसे कठिन तथा असंभव लगते हैं। वस्तुतः अगर देखा जाए तो मन विराट शक्तियों का आधार है, और कुछ लोग बीच बीच में या फिर जीवन भर ही दुर्लभ मानसिकता के शिकार दिख पड़ते हैं। इसका कारण क्या है कि उनकी मानसिक ऊर्जा जो होती है वो अविवेक पूर्वक बर्बाद की जाती है उनसे। सभी इस बात को नहीं जानते कि सूर्य की जो किरणें होती है उससे अग्नि उत्पन्न कर सकते हैं, उसमें इतनी क्षमता होती है। आपने डेफिनेटली, आप जो विद्यार्थी वर्ग हैं, ये बिल्कुल आपने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़े तो आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे कि सूर्य की किरणों में इतनी क्षमता होती है कि उससे अग्नि उत्पन्न की जा सकती है। क्यों नहीं जानते? इसलिए कि अब तक उन्होंने सूर्य की किरणों से अलग, जो सूर्य की किरणों से जो आग उत्पन्न होते तथा वस्तु को जलते नहीं देखा होगा, इसीलिए नहीं जानते। किंतु जब उन्हें किरणों को एक लेंस से हम गुजार कर कागज के एक टुकड़े पर डाला जाए,
तो वे उसे जला डालती है। किरणों की यह शक्तियाँ कहाँ से मिली अब इनको? यह इनके एक बिंदु पर केंद्रित करके एकाग्र बनाने का परिणाम था। इसके पहले ये किरणें जो थी वो अलग अलग दिशाओं में बिखरी हुई थी, एक जगह समाहित नहीं थी। इसी कारण गर्मी उत्पन्न कर पाने के बावजूद वे आग पैदा करने में असमर्थ हो रही थी। परंतु एक बिंदु पर केंद्रित किए जाने पर उसी से आग धधक उठी। यही एक रहस्य है, वन पॉइंटेडनेस। हमारे मन में अद्भुत शक्ति निहित है, पर चूंकि यह शक्ति सभी प्रकार के आवश्यक तथा अनावश्यक कार्यों में नष्ट होती जा रही है, अतः हम केवल अति सामान्य कार्य करने में ही सक्षम हो पाते हैं। यदि महान उपलब्धियां करनी है तो मन की विभिन्न जो शक्तियां हैं, जो विच्छिन्न शक्ति हैं, उसको एक सूत्र में पिरोना होगा आपको। और ये तभी संभव है जब मन हमारे स्वयं के नियंत्रण में हो। परंतु बिना कुछ सुने पागल के समान दौड़ने वाला इस मन को भला कैसे अपना कहा जा सकता है? जब मन इंद्रियों के आमंत्रण पर विषयों में डूब जाता है, वह निहित रूप से हमारा अपना नहीं है। अब हम इस मन को, जो कि हमारा अपना नहीं है, इस प्रकार अपने इच्छित कार्यों में लगाएं कैसे? हमारे प्राचीन ऋषियों ने पहले उपलब्धियां की हैं इसकी। ओके, निरंतर प्रयास के द्वारा मन को नियंत्रण में लाकर मानसिक संतुलन स्थापित करना, दैट व्हाट वी कॉल नाउ प्रैक्टिस। और अब ऐसे संयमित मन को एकाग्र किया जा सकता है प्रैक्टिस के द्वारा। पुराने ऋषि जो होते थे, पहले प्राचीन ऋषि, उन्होंने जो योग किए इतने, उनके योग के महान रहस्य को अगर आपको जानना है कि उन्होंने कैसे सारी उपलब्धियां पाई, तो ये क्षमता कहाँ से आई, तो इससे उन्हें जो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई वो कैसे हुई? उनकी साधना और उनकी उस प्रैक्टिस से ही हुई। अब स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं कि एकाग्र मन वस्तुतः एक सर्च लाइट के समान है। आप सभी जानते होंगे सर्च लाइट ना। सर्च लाइट हमें दूर तथा अंधेरे के कोने में पड़ी वस्तु को भी देखने में समर्थ बनाती है। जो हमको अंधेरे में भी नहीं दिखता है, ये सर्च लाइट की तरह काम करता है। यह सत्य भी है कि मन को एकाग्र करना है, किंतु उसका विषय वस्तु तथा लक्ष्य क्या हो, अब आप एम क्या बनाएंगे इसका एक सुनिश्चित उत्तर देना कठिन है, संभव नहीं है। अब जो भी व्यक्तियों के लिए अब अनुकूल हो, क्योंकि यदि कहा जाए कि आत्मज्योति पर मन को एकाग्र किया जाए तो यह उचित नहीं होगा, क्योंकि सभी योगी बनने के इच्छुक नहीं हैं। या हम ये कहें कि मन को ईश्वर पर एकाग्र किया जाए तो हर व्यक्ति भक्त नहीं बनना चाहता। फिर यदि कहें कि मन को पाठों पर एकाग्र करें तो कैसा रहे? लेकिन सभी लोग तो स्कूल जाने वाले विद्यार्थी नहीं हैं। सर्वाधिक उचित तो यही होगा कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही मन संयोग के लिए अपना खास विषय चुन ले। पर एकाग्रता ये खासकर अभी विद्यार्थी वर्ग के लिए, छात्रों के लिए है। और सिर्फ छात्रों के लिए कहना इसे ठीक नहीं होगा। जिससे भी महान उपलब्धियां कुछ करना है लाइफ में अपने, तो ये सभी के लिए एकाग्र मन, खासकर पर विद्यार्थी वर्ग में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये विद्यार्थियों के लिए एक रहस्यमयी बात हो जाएगी, क्योंकि उनकी एनर्जी बिखरी हुई इतनी है विद्यार्थियों की कि वो जब कॉन्सेंट्रेट करते हैं पढ़ाई करने बैठते हैं तो उस समय मन भागता है, पढ़ाई से मन भागता है। तो इसी कारण ये विद्यार्थियों छात्र वर्ग के लिए संबंधित है। और
हम इसे अपने लाइफ में भी उतार सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ छात्र वर्ग कहने का मतलब ये नहीं हो जाएगा यहाँ पे कि सिर्फ ये छात्रों के लिए है। ये हर कोई इसे अपनाए अपने जीवन में और इसे एक्सपीरियंस करे। अब हमारी चर्चा है कि अब अध्ययन में अपने मन को अब कैसे एकाग्र करें। अब जरूरी नहीं कि कोई छात्र ही अध्ययन कर रहा है, आप किसी भी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, आप साधना में, आप तपस्या में, आप योग में, वहाँ पर भी ये सभी चीज़ें लागू होंगी। यहाँ वहाँ पर भी एकाग्रता चाहिए, आपको प्रैक्टिस चाहिए वहाँ पर भी। तो आपको कुछ मैं ऐसे पॉइंट बताता हूँ, ऐसे 11 पॉइंट जो कि आपको हेल्पफुल होंगे। चलिए अब हम बात करेंगे उन 11 पॉइंट्स के ऊपर। तो जिस प्रकार प्रत्येक योगी ध्यान करने के लिए स्थिर तथा उचित रूप से अगर आसन की जैसे उनको आवश्यकता होती है, वैसे ही अगर हम अपने कॉपी किताब को फैलाकर असुविधापूर्वक बैठते हैं तो उसमें हमको मेज या कुर्सी, टेबल या डेस्क इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे छात्र और योगी में कई सारी समानताएं आपको दिख पड़ेंगी। यहाँ पे ये कहना ठीक नहीं होगा कि अगर अब डेस्क या फिर चेयर्स जो हैं वो अगर गरीब लोग होंगे तो उनको हम अगर ये सवाल उठाएंगे कि हमारे पास डेस्क और चेयर्स के लिए हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं, तो अगर ये सवाल अगर मन में आ रहा है जिनके पास नहीं है, तो ये व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि एक छोटा सा डेस्क आपको आपके पढ़ाई के लिए सेपरेट चाहिए। ओके, क्योंकि आप जहाँ पे खाते हैं, जहाँ पीते हैं, जहाँ आप बेडरूम में अगर आप बैठते हैं तो वो जगह आपके लिए सही नहीं है। आप जहाँ पढ़ाई करते हैं वो आपकी एक सेपरेट अलग जगह होनी चाहिए, जहाँ पे सिर्फ आप पढ़ेंगे। वहाँ बैठ के खाएंगे पिएंगे नहीं उस चेयर में, वहाँ आप बैठ के फ़ोन नहीं चलाएंगे, वहाँ आप बैठ के कंप्यूटर नहीं चलाएंगे। वो जो डेस्क होगी आपकी, जो चेयर होगी, वो बिल्कुल सेपरेट होगी। डाइनिंग टेबल बिल्कुल अलग होगी आपकी, आपकी बेडरूम बिल्कुल अलग होगी। वो सोने की जगह है आपकी, वो पढ़ने की जगह नहीं है। आपने देखा होगा कि आप अगर बिस्तर में पढ़ते हैं तो आपको नींद बहुत आसानी से आ जाती है ना। आपको परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आप आपको सोना है, आप जाइए बेड में, एक बुक लेकर के बैठ जाइए, बस नींद आ जाएगी। जिनको नींद नहीं आती है ना, तो ये ना करें आप। एक स्टडी टेबल ना हो तो एक छोटा सा टेबल, जितना सभी कोई अफोर्ड कर सकते हैं आज की परिस्थिति में, तो ये अलग होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इस चीज़ के मैं नहीं समझता कि इस चीज़ की आवश्यकता है यहाँ पे लोगों के यहाँ टेबल, स्टडी टेबल जो सक्षम ना हो। मुझे नहीं लगता कि आजकल कोई सक्षम नहीं है, सभी कोई सक्षम है, तो वो अपना अपना स्टडी टेबल, आजकल तो छोटे छोटे मॉडरेट स्टडी टेबल भी आने लगे हैं यार, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होती है उनकी, तो उतना सभी कोई अफोर्ड कर सकते हैं ना। तो ये पहले चीज़ थी कि आपका स्टडी टेबल अलग होनी चाहिए पढ़ाई के लिए। कम से कम एक डेस्क ही रख लें आप। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि एक बार यदि आप लिखने पढ़ने बैठ जाएं तो फिजूल के आप अपने शरीर को नहीं हिलाना चाहिए। आपको अपना शरीर नहीं हिलाना चाहिए। बहुत टाइम नोटिस किया जाता है कि अलग अलग प्रकार की मुद्राएं बनाते हैं। अब जैसे पढ़ने के लिए समय अगर आप बैठेंगे तो आपने ध्यान नोटिस किया होगा, ध्यान दिया होगा इस चीज़ को कि मन कहीं किसी और ही वस्तु पर है और दिमाग कहीं और है। तो इसमें क्या होता है कि पेंसिल चबाते रहते हैं कई लोग, मन किसी गहरे चिंतन में डूबा रहता है, किसी प्रकार के दिखावटी आदतें होती हैं। तो ये सभी एकाग्रता में कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल है। जैसे एक हिलते बर्तन में रखा हुआ पानी स्थिर नहीं रह सकता, उसी प्रकार शरीर में यदि आप कोई मुद्रा बनाएं, किसी भी प्रकार का हिलते डुलते हैं, हाथ पैर हिला रहे हैं बैठे हुए, मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं आपको बोलूं, आपने अपने आप को आप नोटिस करिए इन सभी चीज़ों को। अगर आप बैठते हैं तो
आपका मन सिर्फ एकाग्रचित होकर के आपकी पढ़ाई में है, आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें है, या फिर कहीं और भाग रहा है आपका मन? पेन हिलाना, पैर हिलाना, हाथ हिलाना, ये सभी चीज़ें ऑब्स्टेकल है एकाग्रता में। तो जब भी आप पढ़ने बैठें, अध्ययन करने के लिए बैठें, उस समय एक शांत चित्त होकर के बैठना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो दूसरा पॉइंट हमारा था कि शांत चित्त होकर के बिना हिले डुले आप आराम से जो भी आपकी पॉस्चर आपको कंफर्टेबल लगे आप उस पॉस्चर में बैठें जहाँ पे आप डिस्कम्फर्टेबल फील ना करें। थर्ड पॉइंट हमारा आता है कि जब भी आप अध्ययन कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो एक बार में आप एक ही सब्जेक्ट चुनें, एक ही सब्जेक्ट की आप पढ़ाई करें और उसको एक निर्धारित समय दे दीजिए कि इतने समय में इतना टॉपिक मैं ना कवर करूँगा, या इतने समय में इतना मैं अचीव करूँगा। चाहे कोई साधना कर रहा है, चाहे तपस्या कर रहा है, तो आप एक समय दे दीजिए और उसमें इतनी माला करूँगा या इतने जाप करूँगा, इतनी देर मेडिटेट करूँगा। अगर कोई छात्र वर्ग से हैं तो आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि आप एक टॉपिक चूज़ करिए और आप उसे उतना टाइम दें। उसके बाद मन को कम से कम 1 घंटा उसी टॉपिक में डुबाए रखें, अपने मन को उसमें तल्लीन रखें। किसी भी आप पुस्तक को ले लीजिए, किसी भी बुक को ले लीजिए, या किसी भी आप आर्टिकल ही पढ़ लेते हैं आप, मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, तो आप उसको मात्र पढ़ेंगे तो पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होगा। एक सरसरी निगाह से आपने पढ़ लिया तो ये अध्ययन नहीं कहलाता है। पुस्तक को, बुक को केवल पढ़ना, ये अध्ययन करने के बीच में और व्यक्ति उसे समझ ले, इसमें बहुत डिफरेंस है। समझना और पढ़ना, ये दो बिग डिफरेंस है इसमें। पर एकाग्रता दोनों में ही चाहिए। अगर आप जल्दबाजी में किसी भी पुस्तक को पढ़कर उसका सार समझना चाहते हैं तो ये कठिन है। तो आप कोई भी चीज़ पढ़िए तो उस विषय वस्तु जो होगी उसकी गहराई में उतर करके अगर आप उसके सार को समझना चाहते हैं तो एक एक वर्ड उसका समझिए। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि आप जब समझेंगे, समझना, पढ़ना इज़ अ डिफरेंट थिंग, जब आप समझेंगे तो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा कि आप अच्छी पकड़ पाएंगे उसमें। आप जो भी पढ़ रहे हैं इसमें आपको कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल सिद्ध होगा। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जैसे कि आप एक बार पढ़ने के लिए बैठे हैं, किसी भी टॉपिक को लेकर के बैठते हैं, तो आप पूरे 1 घंटे तक उसे जारी रखें। ऐसा नहीं कि आप बीच में उठ गए। नॉर्मली देखा जाता है कि न्यू टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, तैयार करने के लिए आपका मन बहुत उतावला होता है। एक टॉपिक कंप्लीट होता नहीं है कि उसे समझ में, ऐसा लगता है कि समझ में आ गया, पर जैसे ही आप इसको प्रैक्टिस करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक एरर ज़रूर दिखेगा। तो ये एक एरर ना आए, इस चीज़ की आप प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस कर करके जब तक वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ ना आ जाए आप आगे ना बढ़ें। अब दिन भर आप अपने कार्यों में जैसे व्यस्त थे, या जो भी आप कार्य कर रहे थे, जो भी काम कर रहे थे, अपने दोस्तों के साथ थे या कहीं दूसरे लोगों के साथ आप बात कर रहे थे, या फिर आप में कोई विचार ही चल रहा था, मन में कोई ना कोई ऐसी बात आ गई। अब जैसे ही आपने एकाग्रचित करने की होकर के आप पढ़ने के लिए बैठे, तो पढ़ाई के समय में अब दिमाग में ये सभी चीज़ें सक्रिय हो जाएंगी। अब जैसे आपने तैयार मन से आप बैठे, अब आप 8-10, क्योंकि एक नॉर्मली 8 से 10 मिनट लगता है एकाग्रता लाने के लिए। जब किसी भी चीज़ का पढ़ाई कर रहे हैं तो 8 से 10 मिनट आपको लगेंगे एकाग्रता लाने में, शुरुआत में, बिगनिंग में। धीरे धीरे ये चीज़ें आप और जल्दी इसमें स्पीड अप हो जाएंगे। तो
जब भी मन इधर उधर भटकने की कोशिश करे, अचानक से आपकी पढ़ाई रोक दी जाए, एकाग्रता भंग हो जाए, पढ़ाई का नुकसान होगा ऐसे में। क्योंकि अगर आप बैठे हैं किसी चीज़ को पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे आपका मन अगर भाग रहा है इधर उधर, तो आपका जो समझने की जो स्मरण जो शक्ति है, तो वो आपकी कैसे आप उसको बिल्डअप कर पाएंगे? आप एकाग्रता कहाँ से बिल्ड करेंगे इसमें? तो इस बात का ध्यान रखें कि मन अगर कहीं जा रहा है वापस, तो उसे आप खींच के वापस लाएं। ऐसा नहीं कि वो जा रहा है तो आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, उसे सोच रहे हैं, नहीं। अभी मैंने आपको शम और दम बताया था, तो मन को खींच के लाना यही है शम, है ना। तो उसे ऐसा नहीं कि उसे कंटिन्यू भागने दे, उसको खींच के वापस लाएं और एकाग्रचित होकर के बैठें। तो जैसे ही आप फिर बैठेंगे तो कुछ मिनटों बाद फिर से वो एकाग्रता आ जाएगी आपके अंदर। कम से कम अगर आप कोई भी टॉपिक चुनते हैं तो 1 घंटा उसे ज़रूर दीजिए आप अपने पढ़ाई में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अब हम। ये हमारा 5th पॉइंट है। यदि आप पढ़ने बैठे हैं तो इसके दौरान संभव है कि कोई आपका घर परिवार वाला आपको आवाज़ लगाए, कोई बुलाए, आपका मन भटके। तो इसके लिए आप अपने घर परिवार में पहले ही बोल दें कि भाई मुझे 1 घंटे तक कोई परेशान ना करे, मैं अभी पढ़ने के लिए बैठ रहा हूँ, मेरा फोकस इसमें चला जाता है, और फिर ये फोकस चले जाता है तो फिर मैं समझ नहीं पाता हूँ, मेरा टाइम भी वेस्ट होता है, और जो मैंने इसमें टाइम लगाया उसमें मेरी पढ़ाई भी नहीं होती। तो 1 घंटा जो आपने चूज़ किया है, आप उसे बिल्कुल कैश करिए इस 1 घंटे को, है ना। तो ध्यान रखें कि अपने घर वालों को पहले ही बोल दें कि कृपया मुझे 1 घंटा तक ना बुलाएं। अब आती है हमारा 6th पॉइंट, दैट इज़ नॉइस पॉल्यूशन। बड़े बड़े शहरों में नॉइस पॉल्यूशन की समस्या बहुत है। जो रूरल एरिया में रह रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए तो वरदान है ये, कि उनसे अच्छा तो कोई चीज़ नहीं है। जो रूरल एरिया में है वहाँ पे आपको नॉइस पॉल्यूशन नहीं ही मिलेगी, ना के बराबरी। पर जो बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं, वहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत दिखने को आती है। तो इसे सहन करने के अलावा और कोई इसका कोई विकल्प ही नहीं, इसका कोई रास्ता ही नहीं है। तो चाहे कोई कितनी भी समस्या क्यों ना हो, आप इसे नज़रअंदाजी करने का कोशिश करें। क्योंकि नॉइस पॉल्यूशन जब चिंघाड़ने लगते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट, तो आपके पढ़ाई में ऑब्स्टेकल क्रिएट हो जाती है। जैसे कि गणेश चतुर्थी आ गई, रामनवमी हो गई, या कोई भी ऐसे फेस्टिवल, या XYZ कोई भी फेस्टिवल आता है, तो बेचारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी दुर्दशा भली भांति फिर हो जाती है। मैं समझ सकता हूँ इन सभी चीज़ों को। सो उनका कहीं ना कहीं ये ऑब्स्टेकल, अगर जो सच में एकाग्रचित होकर के पढ़ना चाहते हो, जो फोकस करके पढ़ रहे हैं, ये उनकी बात है। और जो नहीं कर रहे हैं वो तो फिर गणेश चतुर्थी मनाए, रामनवमी मनाए, कोई फेस्टिवल मनाए, उनसे कोई मतलब नहीं है। पर जो सच में सिंसियर हैं, ये उनकी बात है। सिंसियर बनना चाहते हैं आप, तो ये काम करें, एक बार बैठें, देखें एक बार। तो उनके पास जो विवेक शक्ति है, तो इसका अभाव है, कारण यही है। खैर, एक रास्ता और है इसका, कि जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं उनके अंदर एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए। क्योंकि इच्छा जब होगी तभी आप बैठेंगे। अगर इच्छा नहीं है तो आप अनमने मन से बैठेंगे पढ़ाई करने, तो आपका पढ़ाई भी नहीं होगी
और आप पे टाइम भी वेस्ट होगा। और इससे अच्छा तो आप जो कर रहे थे, आप फ़ोन में थे, आप बाहर घूम रहे थे, आप वही करें, आपके लिए वही बेहतर है। पर जिसकी अंदर से प्रबल इच्छा है, जिसकी विश है सच में ऐसी, तो वो अपने अंदर से इस तीव्र इच्छा को विकसित करिए। ये प्रकृति ने आपको दिया है, ईश्वर ने आपको दिया है, इतना है कि आप अपने मन पे कंट्रोल कर सकते हैं। मन चंचल है, पर ये बिल्कुल नहीं है कि आप इसकी कंट्रोल नहीं कर सकते। आप ही हैं जो इसे कंट्रोल कर सकते हैं और कोई नहीं। तो इस तीव्र इच्छा शक्ति को विकसित करें। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज, आप फोकस फोकस करिए। जब आप पढ़ने बैठेंगे तो एक फोकस, एक एम लेकर के बैठिए और उससे आप फुलफिल करिए। अब वो यहाँ पे कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपके लिए ऑब्स्टिकल भी क्रिएट करते हैं। जैसे कि आप कुछ ने विशेष ऐसा खाना खा लिया जिससे नींद आने में वृद्धि हो जाती है, वैसी चीज़ें ना खाएं आप। जब मन मजबूत प्रबल होगा तभी जिस शरीर के विभिन्न अंग है स्वच्छ रखेंगे आप। और सिर्फ ये अंदर की बात नहीं है, बाहर भी और अंदर भी दोनों। अगर आप स्वच्छ रखेंगे, अपने आप को साफ सुथरा रखेंगे, तो मन भी आपका साफ रहेगा। ओके, तो अच्छे कपड़े पहनिए और अच्छी सोच रखिए अपनी। ये सभी चीज़ आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। आपका कमरा क्लटर्ड ना रहे, फैला फैला ना रहे, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप वेल ड्रेस होते हैं, कहीं जाते हैं, आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं ना, अपने आप को आप जैसे रखते हैं वैसे ही आप अपने कमरे को रखिए। क्योंकि क्लटर्ड जगह में एनर्जी भी आपकी, जो ऊर्जा है वो भी स्टैगनेंट होगी। ओके, अधिकांश जो छात्र होते हैं वो लापरवाही का भाव उनमें देखने के लिए आते हैं। उनकी पुस्तकें फैली हुई हैं, उनकी डेस्क देखिए। आपको अगर किसी को समझना है तो आप वो जाइए और उनके डेस्क देख लीजिए, उनका रूम देख लीजिए, उनके कबर्ड देख लीजिए, आप समझ जाएंगे उनको आप पूरे तरीके से। उनकी व्यक्तिगत जो भी चीज़ें हैं आप उनको देख लीजिए। अगर वो सिस्टमैटिक तरीके से रखी हैं तो आप समझ जाएंगे कि यस, दिस इज़ वेल सिस्टमैटिक पर्सन। और जो बिखरा के फेंक फाक के रखते हैं चीज़ों को, वो लापरवाह होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे आप अपने शरीर को साफ रखते हैं वैसे ही अपने मन को भी साफ रखिए। ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक चीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। क्यों? क्योंकि विचार ही हमारे मन में तबाही मचाने और उसे उजाड़ने बिगाड़ने का कारण बनते हैं ना। सोना या फिर यौन करना, पढ़ने बैठते हैं यौनिक आती है तो ये भी कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। नींद आना, सपने देखना कोई दिक्कत नहीं है। पर अश्लील और भद्दी अगर ऐसी बातें अगर आपके मन में आती हैं तो फिर तो यहाँ पे फिर एकाग्रता फोकस का तो फिर बात ही नहीं उठती है। क्योंकि एक शुद्ध और एक दूषित अदूषित मन आसानी से एकाग्र होता है। शुद्ध और अदूषित मन आसानी से एकाग्र हो जाता है। वहीं दूषित विचारों को अगर मन के पास अगर आप भटकने भी ना दें तो आप देखेंगे इस चीज़ में कि आपको रिजल्ट कितना बेहतर मिल रहा है। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आप एक फोकस कर लिया, आपने सब कुछ करके आप बैठ रहे हैं, आप कर रहे हैं। एक चीज़ याद रखिए, आपको
दृढ़ संकल्प करके आप बैठे हैं निर्धारित समय में इतना पढ़ लूँगा, इतना कर लूँगा, या तो उसमें आपको डेफिनेटली रिजल्ट आपको मिलेगा, पर आपको दृढ़ संकल्प करके रहना होगा। ओके। और अब यहाँ पे मैं आपको रोक करके बताना चाहूँगा कि ग्रुप स्टडी में इन्वॉल्व मत होइए। ग्रुप स्टडी आप करने चाहते हैं तो ग्रुप स्टडी कुछ नहीं होती। हाँ, क्वेश्चन आंसर कोई डाउट है तो आप उसे अलग करके रख लीजिए, या फिर पहले ही आप उस चीज़ को पढ़ाई करके रख लें, और नहीं समझ में आ रहा उन चीज़ों को अलग से आप नोट डाउन कर लें कि ये आपको पूछना है या ये आपकी डाउट्स हैं। ओके, देन इसके बाद आप फिर उसे क्लियर करें, फिर आगे बढ़ें। पर ग्रुप में बैठ करके 4 लोग के साथ, क्योंकि 4 लोग जहाँ अगर आप 4 अगर एक ग्रुप में अगर आप बैठे हैं तो वहाँ पे स्टडी करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मन भागता है, बात करेगा, कहीं ना कहीं आप फ़ोन चलाएंगे, कहीं कोई नया टॉपिक उठ गया, चलिए थोड़ा रिफ्रेशमेंट लेकर के आते हैं, क्योंकि अगर सबका मन तो अब एक प्रकार है नहीं, है ना। ये खासकर पर्टिकुलर आपके लिए है। अगर आप बैठते हैं फॉर एन इंस्टेंस, आप मान लीजिए आप बैठते हैं ग्रुप स्टडी में, आप एक बार ट्राई करिए ग्रुप स्टडी, और आप एक बार ये भी ट्राई करिए कि आप अकेले होते हैं तो आपको ज़्यादा रिजल्ट, बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा, है ना। तो अब सबका मन अब एक प्रकार नहीं है, तो सबका मन क्या है कि चलिए यार थोड़ा जल्दी उड़ जाते हैं, अरे 1 घंटा 45 मिनट तो पढ़ लिया, 15 मिनट में क्या ही होगा। नहीं, आपने जो चूज़ किया है, भले 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा लग गया, पर वो टॉपिक को कवर किए बिना आप ना उठे, उसको कर लें अच्छे से। फिर करने के बाद ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया है तो बस बात ख़त्म, अब उसका प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस में अगर आपको एरर, गलतियाँ नज़र आ रही हैं तो उसे फिर उतना टाइम दें, क्योंकि एक बार आपने अध्ययन कर लिया, आपने पढ़ लिया है, तो आपको और कम टाइम लगेगा, आप इसे समझ पाएंगे। तो जब आप 100% उसमें क्वालिफाई हो जाएंगे, आप 100% उसमें फ्लरिश कर जाएंगे, आप उसको अच्छे से जान समझ लेंगे, तब आप आगे बढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट तरफ हम बढ़ते हैं। योगियों ने आविष्कार किया कि हमारी मानसिक ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा जो है बेफालतू की बकवाद में ही चला जाता है। बेकार की गपशप, जैसे आप ग्रुप स्टडी करते हैं ना, तो बेकार की गपशप में मन का जो संयम है वो नष्ट हो जाता है, और अनहेल्दी, एक दुर्बल, असंबद्ध मन का फोकस करना इम्पॉसिबल है। दुर्बल शरीर जैसे है, वैसे दुर्बल मन वाले जो इंसान होंगे उनके लिए तो फिर फोकस एकदम टेढ़ी खीर है। तो इस बात का ख्याल रखें आप कि आप जब भी ग्रुप स्टडी भी, अगर आप ग्रुप स्टडी में क्या क्या कर, आप डाउट हैं आपके, आप क्लियर कर लीजिए, नो इशू, पर सेल्फ स्टडी आप अपनी अलग रखिए। वहाँ पे आपने कर लिया, आपके जो डाउट्स हैं आपने वो क्लियर कर लिया, अब आप अपनी सेल्फ स्टडी भी रखिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्रुप स्टडी को थोड़ा इग्नोर करिए, जहाँ तक हो सके सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारा कि अब कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके अगर आपको फोकस करना चाहते हैं तो उनके सिर में दर्द होने लग जाता है। तो इसका रीज़न यही है कि उनकी जो मेंटल जो शक्ति है, जो मेंटली जो उनकी पावर है वो कमज़ोर होती है। तो इसके लिए आप व्यायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, दैट्स इट। ऐसे अगर कहा जाए तो उसमें योगाभ्यास, योगा वोगा ये सभी चीज़ें आ जाती हैं, है ना। पर आप नॉर्मल ब्रीथिंग टेक्निक यूज़ करें, सांस रोकना नहीं है आपको, इसमें सांस नहीं रोकना है। जैसे आप नॉर्मल सांस लेते हैं, बस अपनी सांस पे ध्यान देना है, अपनी बेली तक आपको सांस लेनी है, बस आपको इतना ही करना है। 5 मिनट 10 मिनट करिए ध्यान दे करके। आप अभी इस चीज़ को ध्यान दीजिए, आप कहाँ तक सांस ले रहे हैं। कोई भी पेट तक सांस नहीं ले रहा है अपने से, आई एम श्योर।
ध्यान दीजिए, आप पेट तक सांस नहीं लेते हैं, पेट तक सांस ले, यही इसी को ब्रीथिंग एक्सरसाइज बोलते हैं हम। दीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो ब्रह्मचर्य, क्योंकि ब्रह्मचर्य कॉन्टिनेंस में इतनी शक्ति बनाए रखने के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए सबसे पहली चीज़, और कॉन्टिनेंस को आपको फॉलो करना चाहिए। ब्रह्मचर्य में बहुत शक्ति होती है। शरीर और मन को हमेशा आप हेल्दी और शुद्ध रखिए। जैसे इंसान बाघ, भेड़, जानवरों से दूर भागता है ना, शेर से दूर भागता है, सावधान रहता है ना, वैसे ही हमको किसी भी ऐसे बेफिजूल अनुचित कार्य में, किसी ऐसी संगत में नहीं आना चाहिए। वैसे ही उनकी हमको गॉसिप आलोचना भी नहीं करनी चाहिए। इसमें पढ़ना ही नहीं है, जिस रास्ते जाना नहीं उस रास्ते तो फिर बात भी नहीं करना, क्योंकि उससे फिर अलग ही समस्याएं आएंगी, अलग ही प्रॉब्लम होंगी उससे। और सबसे बड़ी चीज़ है इसमें कि आपकी फोकस में आपको आपका विश्वास सबसे प्रबल काम करेगा, आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास। ये अनदर की फैक्टर है आपका, कि जैसे आपका विश्वास अगर किसी चीज़ पे है, आप किसी चीज़ के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आप किसी इंसान के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो आपको पता है कि आपको ये इंसान काम करेगा, आपने वो कार्यभार दे दिया, आपको विश्वास है ना, आपको ईश्वर के ऊपर श्रद्धा है, आप जाते हैं उनके पास मांगने के लिए, क्योंकि आपको पता है वो देने वाले हैं, वही देंगे। आप गए उनके पास, आपको मिला भी, और कमाल की बात तो ये है। तो आपको सबसे ध्यान रखना है कि आप जो भी कर रहे हैं आप इस पे विश्वास करके चलिए, श्रद्धा रखिए इस चीज़ पे। और हम विश्वास को ही श्रद्धा कहते हैं। ओके, ये दो अलग नहीं है, विश्वास श्रद्धा एक ही है ना। इसका एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे हनुमान जी को समुद्र को लांघना था, लांघने के समय में वो चुप रहे क्योंकि उनको विश्वास नहीं था कि वो ये काम वो कर पाएंगे। पर जब जामवत जी ने उनको विश्वास उनका जगाया, तब उनकी शक्ति से उनको परिचित कराया, तब वे एक छलांग में लंका पहुंच गए। ये एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हमको यहाँ ये मिलता है कि विभीषण ने एक इंसान के हाथ एक पोटली बांध के दे दी, उसके कपड़े में कैसे साइड में एक बांध के दे दिया, और उसमें बोला करके इसमें ट्रस्ट करो तुम, वो समुद्र तुम्हें नदी पार कर जाओगे। अब वो इंसान बड़े मज़े से समुद्र और नदी पार कर रहा था, वो मन में जैसे संशय आया कि अरे इसमें है क्या, देखूं तो खोल के, तो उसको खोल के देखता तो उसमें सिर्फ एक पत्ते में लिखा था राम। तो जैसे ही संशय आया और देखा सिर्फ राम में ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक पत्ते में राम लिखा और मैं कैसे चल पा रहा हूँ। तो जहाँ संशय आया वहाँ पर आपकी कश्ती डूबी। वैसे ही वो इंसान को संशय आया और वो इस समुद्र में डूब गया। तो संशय ना आने दे, डाउट जिसे हम बोलते हैं। जैसे हनुमान जी का मैंने आपको एग्जांपल दिया, उनको जब उनकी शक्ति का उनको आभास कराया गया, जब उनको विश्वास दिया गया, तो वो एक छलांग में ही पार कर गए। देखिए कितनी शक्ति है, कितनी शक्ति है एक विश्वास में। तो हमारे अंदर भी ये अनंत ज्ञान का अर्जन है, हमारे अंदर भी ये क्षमता है, इस बात में कोई दो मत, कोई संदेह नहीं है ना। केवल बात इतनी है कि आप अपनी इस शक्ति को जानते नहीं है ना। तो अपने विश्वास पे अडिग रहें, आगे बढ़ें इस पर। अगर आप इस पे आगे बढ़ेंगे ना, तो फिर आप अपने भाग्य पर कभी नहीं रोएंगे कि ईश्वर ने ये किया, फलाने ने ऐसा बुरा किया। आपको कर्म कर रहे हैं, आपको इन सब चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंडिपेंडेंट हैं, आप आगे चल के किसी को ब्लेम नहीं करने वाले।
विश्वास की ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारी महिमाएं हैं, असीम है। खैर अभी आज वो हमारा टॉपिक नहीं है। आपकी असफलता है, आपका पतन, जो भी, ये कभी आपको फेस नहीं करना पड़ेगा यदि आप विश्वास रखते हैं। कभी अनसक्सेसफुल आप नहीं होंगे लाइफ में। एक और आपको फोकस की, एक और सबसे एकाग्रता की सबसे एक आपको महत्वपूर्ण चाबी बताऊं तो वो है प्रेम, लव। अगर आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं फॉर एन इंस्टेंस, तो आप उसका बारे में सोचते विचारते भी हैं। अब आप किसी चीज़ को इतना प्यार करते हैं कि उसके अतिरिक्त आपको कुछ और सूझता ही नहीं है, तो मन उसमें तीव्रता के साथ फोकस, एकाग्र रहता है ना। तभी तो वो सोच आपके दिमाग में इतनी चल रही है बार बार, दिन रात। तो एक विद्यार्थी के लिए सबसे आवश्यक यही है, सबसे ज़रूरी यही है कि अपने अध्ययन के समय, अपने अध्ययन को लेकर के आप उसमें आपका अनुराग रहे, उसमें प्रेम, आपको प्यार रहे। आप कोई भी चीज़ पढ़ना, एक काम करिए, आप एक कोई सी भी, आपको जो भी पसंदीदा आपकी बुक है उसको उठाइए, 2 बार 3 बार पढ़िए उसको। स्वामी जी की वॉल्यूम्स पढ़िए, देखना आपको इतना प्यार आ जाएगा उसमें कि आप उससे छूटेगा नहीं। जो बुक लवर्स हैं, नॉट फॉर एवरीवन, है ना। तो जो स्टडी करते हैं ये उनके लिए खासकर मैं कहना चाहूँगा कि वो अपने पढ़ाई में, अपने अध्ययन में प्रेम पैदा करें। शुरुआत में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, बिगनिंग में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। करेला किसको अच्छा लगता है शुरुआत में? बैगन किसको अच्छा लगेगा? एक बार टेस्ट अगर जम जाएगा ना, तो सब अच्छा लगेगा। एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको जब भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इसमें ना एक डिक्शनरी लेकर जरूर बैठिए। जब तक वो वर्ड आपको समझ ना आए तब तक आप आगे ना बढ़ें, क्योंकि आपने अगर उसको स्किप कर दिया ना तो जीवन भर आपके लिए स्किप ही रहेगा। आप अगर आपके लिए कोई वर्ड आता है ऐसा, मान लीजिए कोई भी एक ऐसा वर्ड आप अपने मन में सोच लीजिए जो आपको लगता होगा। परसेप्शन, फॉर एन एग्जाम्पल, हम परसेप्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। आपने परसेप्शन, आपने कोई बात पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, उसमें परसेप्शन आया, आपको समझ नहीं आया, वर्ड आपने स्किप कर दिया, पर आप भली बात उस लाइन को समझ गए, पर आपने उसको स्किप कर दिया। अब परसेप्शन, अब आगे आपको, अब जीवन में कभी कोई बोला, आपको क्लिक करेगा कि हाँ ये सुना हुआ तो वर्ड है पर मेरे को मीनिंग नहीं पता इसका। इंग्लिश डिक्शनरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, है ना। ये लेकर के बैठिए। अगर आपको कोई भी ऐसा वर्ड लगता है, सर्च करिए और उसको साइड में लिख लीजिए उसी जगह में। आप अलग से आप बुक के पीछे जा करके आप खोजेंगे तो हो गया, फिर तो कुछ नहीं होने वाला ना। तो उसको वहाँ लिख लीजिए, जीवन में जब भी पढ़ेंगे तो वो याद रहेगा आपको, और फिर वो आपके अंदर बस जाएगा। एक बार समझ आ गई आपको बात, तो वो आपके जीवन भर के लिए अच्छा हो गया ना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, केवल अभ्यास तथा वैराग्य के द्वारा ही एकाग्रता की प्राप्ति संभव है। अभ्यास का अर्थ क्या है? अब निरंतर और अथक प्रयास करना, यही अभ्यास, प्रैक्टिस, निरंतर डेली प्रैक्टिस। आप कोई भी काम करते हैं, आप साधना कर रहे हैं, आप तपस्या कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप जप करते हैं, कुछ भी करिए, आप डेली नियम से प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं कि एक दिन भी आपका छूट जाए, ये होने ना पाए आपसे। कुछ हो जाए, आपको कहीं जाना है, कोई आ रहा है आपसे मिलने, कुछ हो जाए, पहले कर लीजिए, कोई बात नहीं। जो सुबह उठते हैं हम 4 बजे 5 बजे उठते हैं, तो आप 4 बजे उठिए। कहीं जाना है, ट्रेन पकड़ना है आपको, 4 बजे की ट्रेन है, 3 बजे उठने का टाइम है, आप 2:30 बजे उठिए और उस प्रैक्टिस को करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करना सबसे इम्पोर्टेंट है। वो छूटने ना पाए एक दिन भी। और अगर मान लीजिए तबीयत इतनी ठीक नहीं है आप कि अब अस्वस्थ हैं आप, मेंटली करिए आप। ये साधक और तपस्वियों के लिए है, जो स्टडी कर रहे हैं उनके लिए दूसरा कॉन्सेप्ट होगा। ओके, अब हम वैराग्य पर आते हैं।
अब वैराग्य मतलब ये नहीं होता कि संन्यास त्याग ये नहीं है ना, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। मतलब ये है कि हाथ में आपने हाथ के कार में मन को लगाए रखना, बाकी सब कुछ के प्रति उदासीन रहना, यही वैराग्य है। सन्यासियों का जैसे लक्ष्य क्या था, एम क्या था उनका, कि आत्म सहानुभूति की, है ना, सांसारिक वस्तुओं का त्याग करना, इसीलिए उन्होंने वैराग्य शब्द त्याग के अर्थ में प्रचलित हो गया है। दैट्स इट, वैराग्य त्याग के अर्थ में प्रचलित हो गया है। पर आपने कोई काम लिया है तो आप बाकी दूसरी चीज़ों के लिए उदासीन हो जाए, आपको कोई मतलब नहीं उन सभी चीज़ों से, आगे बढ़िए उन सभी चीज़ों से। आप एक काम कर रहे हैं तो अब बस आप उसमें लिप्त रहिए, आप दुनियादारी से भूल जाइए, आप अभी फिलहाल उस समय के लिए फोकस करके करेंगे, इसी को ही त्याग बोलते हैं। बस आगे बढ़ते हैं। लास्ट मैं आपको एक कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि आपका फोकस, आपकी एकाग्रता क्यों नहीं लग पाती है, इसका कारण क्या है। देखिए, संभव हो सकता है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं आप उसे ठीक ठीक समझ नहीं पाते हैं। दूसरी बात यह है कि आपकी मेंटल स्थिति उतनी सबल नहीं है, उतना पौष्टिक भोजन आप नहीं खाते हैं, इसलिए ये एक कारण हो सकता है। तीसरा कारण कि घरेलू परिस्थिति आपकी आपके मन के उद्विग्न किए रहती है, कारण ये हो सकता है। चौथा कारण हमारा टेलीविज़न, सिनेमा, फिल्म, मूवी इंडस्ट्रीज, इन सभी यानी भौतिक भोगों में ही आप, इन सभी व्यसनों में आप ग्रस्त हैं, है ना, वर्ल्डली डिजायर्स में आए, उसी में ही आप एंटरटेनमेंट। पांचवा रीज़न ये हो सकता है कि मन इंद्रियों भोगों के पीछे भागता रहता है। छठवा रीज़न ये है कि किसी स्थायी रोग से आप पीड़ित हो रहे हों। सातवां रीज़न आपका ये हो सकता है कि शांतिपूर्वक आराम से बैठकर पढ़ने के लिए आपके लिए सुविधा उपलब्ध नहीं है। आठवां रीज़न ये हो सकता है कि आपका मन उस रूप से विकसित नहीं हुआ है, हो ही नहीं सका है। या नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि आप ऐसे किसी हॉस्टल से छात्रावास में, कहीं भी ऐसी परिस्थिति में, ऐसे परिवेश में रहते हैं जहाँ पे आपकी व्यवस्था ठीक नहीं है। हमारा 10वां पॉइंट ये है कि आप किसी बुरी संगति में हैं। या फिर 11वां पॉइंट ये है कि आप उस सब्जेक्ट को पसंद नहीं करते, या उसमें आपकी इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको कुछ और करने का इंटरेस्ट है, आपको कुछ और करना है लाइफ में। तो जब समस्याओं कारण का निदान हो जाता है तब उनका समाधान ढूंढ निकालना भी कोई बड़ी समस्या नहीं रह जाती। आपको प्रॉब्लम पता है तो आप उसका सॉल्यूशन भी निकाल लेते हैं। ओके गाइस, आज की वीडियो लंबी हो गई है थोड़ी, पर आई होप कि आपने इतना, अगर आपने सुना है तो आप उसको फॉलो भी करेंगे। अगर आप एक्सपीरियंस करेंगे इन सभी चीज़ों को तो आपको रिजल्ट बहुत ही आसानी से मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। बस एकाग्र मन से फोकस करके, शांत चित्त होकर के बैठिए। कोई भी काम करते हैं एकाग्रता से करेंगे तो आपको बहुत पॉजिटिव और 110% श्योरिटी के साथ मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आप क्यों ना उसको एक बार एक्सपीरियंस करके देखें। आप लाइफ में, आप आज तक सब कुछ करते आए हैं डेफिनेटली, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रहती है, तभी तो आपको रिजल्ट नहीं मिला। वरना क्यों आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप अपने भाग्य को लेकर के मत रोएं, कर्म करिए, रिजल्ट छोड़ दीजिए ईश्वर पे, जो होगा। अब वो कई सारे स्टूडेंट हैं रिजल्ट के लिए बहुत पैनिक होते हैं, अच्छा होगा बुरा होगा। वो आपने दिया पेपर, आपको पता है इंट्यूटिवली क्या होने वाला है, आप पास होंगे फेल होंगे, आपको पता है। बॉर्डर लाइन पे आने वाले हैं कि ग्रेस मिलेगा कि आप टॉप करेंगे। रिजल्ट का एक पैनिक रहता है, पैनिक अटैक लोगों को आता है। यहाँ पे आप खुद क्रिएट करते हैं, एक लोगों की परिस्थिति वशात आती है और एक आप खुद क्रिएट करते हैं। तो आपको वो ना करिए। आप क्यों क्रिएट कर रहे हैं अपने लाइफ में, इतना क्योस क्यों क्रिएट कर रहे हैं।
देखिए, आप रिजल्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो क्यों इस चीज़ के लिए टेंशन लेना। आपने दे दिया है, आपने जब आंसर शीट जमा कर दी है जी जीवन में, तो उसका कुछ नहीं हो सकता है ना, तो उसके लिए पैनिक क्यों करना। बेहतर यही है शांति से, कोई फेल हो गया कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्राई करिए, अटेम्प्ट करिए, एक बार नहीं हुआ दूसरी बार, तीसरी, 4, 5, 7 बार। जीवन में सबसे बड़ा सक्सेसफुल इंसान वही है जो फेलियर का स्वाद चखा हो, और जिसने फेलियर नहीं चखा है जीवन में, वो नहीं जानता है कि जीवन में कैसे ह्यूज सक्सेस पाए। डेफिनेटली वो सक्सेसफुल होगा अपने जीवन में, पर ह्यूज सक्सेस जो फेल हुआ है जीवन में, जिसने संघर्ष देखा है, वही है। ओके, थैंक यू गाइस, होप आप लोग इसे एक्सपीरियंस करेंगे। वीडियो लंबी हो गई थी, बट यस, आप करिए इसे, मैं चाहता हूँ आप इसे करिए। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू।